हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और जिन बच्चों ने हमारे पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखे जाके, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे आप जो है एक एक करके सारे वीडियो और सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। हमने नॉन कंडक्टिंग शीट के नियर एक पॉइंट P था और उस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली थी और उसकी वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ इतनी आई थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, एक कंडक्टिंग शीट लेनी है और उस शीट के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है, दो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है और उस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि अपना डेरिवेशन कैसे करना है। तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही लंबी, बहुत ही लार्ज इन्फिनिटी लेंथ की हम सपोज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। ठीक, तो यहाँ पर दिखाया नहीं गया बट इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। ये कंडक्टिंग शीट ले ली और इसका जो व्यू आपको दिख रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है, कुछ जैसे कि हमारे पास एक डायरी है और ये आपको दिख रही होगी कि एक शीट है जिसकी कुछ थिकनेस है। तो हमने ये वाली थिकनेस आपको सामने से दिखाई तो आपको ये दिख रहा होगा, ये थिकनेस दिख रही होगी इस तरीके से। ये हमारे पास एक क्या है, कंडक्शन शीट है जिसके ऊपर हमने प्लस क्यू कूलाम का चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब इसको प्लस क्यू कूलाम का चार्ज आप देंगे तो ये कंडक्टिंग शीट है यानी किसी मटेरियल की बनी हुई है, तो जो चार्ज होगा वो इस सरफेस पर भी और इस सरफेस पर भी सब कहीं फैल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो आपका कंडक्टर होता है उस पर चार्ज फ्लो होता है और वो चार्ज इस सरफेस पर और इस सरफेस पर यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि पिछले कंडीशन में जो पिछली थ्योरी थी, पिछला जो डेरिवेशन था उसमें हमने देखा था कि हमारी शीट कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग थी। तो नॉन कंडक्टिंग में हमने चार्ज केवल एक सरफेस पे दिया था तो वो चार्ज उसी सरफेस पे रह गया था, पीछे नहीं गया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो शीट है वो कंडक्टिंग शीट है और कंडक्टिंग शीट होने की वजह से ये चार्ज जो है इस पूरे दोनों सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सरफेस पे भी हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इस सरफेस पर भी हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इस शीट से कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट P लिया है और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया है कि इस सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक, यानी इसके यूनिट एरिया के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्यू कूलाम हमने मान रखी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिखी है, ये जो हमने लिखा है नो चार्ज इनसाइड। नो चार्ज इनसाइड का मतलब है कि जो ये हमारे पास एक शीट होगी जिसकी कुछ थिकनेस होगी, तो इस शीट के जो अंदर वाला पार्ट है, ये मोटाई वाला पार्ट जो है, इस पार्ट के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे फ्लो होता है और जब चार्ज हमेशा सरफेस पे फ्लो होता है तो जो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो नो चार्ज, और नो चार्ज का मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो इनसाइड द मटेरियल, इस जो शीट का मटेरियल होगा इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस एक सरफेस से निकल रही होगी, एक इस सरफेस से निकल रही होगी। तो हम इस पूरे कंडक्टिंग मटेरियल को दो नॉन कंडक्टिंग सरफेस से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सरफेस क्या होती थी, एक जिसकी एक सरफेस के ऊपर चार्ज था और दूसरे सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं था। तो अगर हम दो, मान लो हमारे पास ये दो नॉन कंडक्टिंग सरफेस हैं तो इसके ऊपर इधर चार्ज होगा, इधर नहीं होगा, ऐसे इसके ऊपर चार्ज होगा, इधर नहीं होगा। जब हम इनको ऐसे मर्ज कर देंगे, ऐसे मर्ज कर देंगे तो हमको ये कंडक्टिंग शीट मिल जाएगी और बीच में हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी ये शीट है, ये जो हमारी कंडक्टिंग शीट है, ये दो नॉन कंडक्टिंग शीट से मिलकर बनी हुई है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से अगर हम डिवाइड कर दें, ऐसे मान लो 20 से डिवाइड कर दें, एक लाइन खींच दें ऐसे, ठीक,
तो ये जो हमारी शीट होगी ये दो नॉन कंडक्टिंग शीट से मिलकर बनी हुई मानी जा सकती है। यानी एक सरफेस पे चार्ज, इसके इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, अगर इसको हम ऐसे काट दें, ठीक, इधर चार्ज होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये दो नॉन कंडक्टिंग सरफेस जब आपस में मर्ज होंगी तो हमें एक पूरी कंडक्टिंग शीट मिलेगी। और हम जानते हैं कि नॉन कंडक्टिंग सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, ठीक। तो ये हम जानते हैं कि आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पर इस जो है पहली सरफेस से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस दूसरी सरफेस से भी हम पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और देखेंगे कितना होगा। तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस जो होगा वो जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि भैया ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर होगी वो हमारे पास ये हम ऐसे बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सरफेस पी पर भी कितनी होगी, तो इसी डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या कह देंगे, E2 कह देंगे। और दोनों की वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो आर पर डिपेंड नहीं करती। इस फार्मूले से आपको क्लियर हो रहा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, इस फार्मूले में कहीं पर भी आर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निर्भर नहीं करती है, यानी शीट के चारों तरफ इक्वल या एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं और हम देख रहे हैं P पर दोनों की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में है, यानी ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, तो सेम डायरेक्शन में। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, यानी दोनों का सम करके आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट P के ऊपर निकालते हैं, उसे हम E1 कहा है, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये फार्मूला कहाँ से है, आप प्रीवियस टॉपिक पर जाकर प्रीवियस लेक्चर में हमारे समझ सकते हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड सरफेस एट पॉइंट P, तो उससे हमने E2 कहा है, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। और जिन लोगों को ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया है, वो हमारे प्रीवियस टॉपिक को देखकर समझ सकते हैं, ठीक। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसलिए हम निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर निकालेंगे तो नेट को हम E कह देंगे, और E क्या होगा, E1 और E2 का सम होगा। सम क्यों होगा, इस पर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाना चाह रहे हैं कि दोनों वेक्टर देखो सेम डायरेक्शन में, यानी इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, और इस सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच क्या होगा, एंगल 0 होगा। और एंगल 0 होगा तो आप जो है दो वेक्टरों का एडिशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और दो वेक्टरों का एडिशन आप जानते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर, ठीक, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और cos थीटा की जगह पे 0 डिग्री डालेंगे तो यह फार्मूला आपका बन जाएगा अंडर रूट A1 प्लस A2 का होल हाफ स्क्वायर, और यहाँ से निकल आएगा आपका A1 प्लस A2। इन दोनों चीज़ों का ऐड हो जाता है अगर थीटा 0 हो, ठीक। तो वहाँ हम डायरेक्ट पूरा डेरिवेशन नहीं करके बता रहे हैं, यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यानी E1 प्लस E2, ठीक। दोनों सेम डायरेक्शन में तो आप ऐड कर दीजिए, दोनों अपोजिट हों तो आप सेपरेट कर दीजिए, और कुछ एंगल अगर बना रहे हो तो आप ये वाला फार्मूला पुट करिएगा, ठीक। चलिए करते हैं। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख देंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। सॉल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम बराबर है 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर है, और ऊपर की सिग्मा ऐड होकर 2 सिग्मा हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारा डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन से देखो क्लियर है कि जो कंडक्टिंग शीट होती है और जो नॉन कंडक्टिंग शीट होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिंग शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो 2 गुना होता है कंपेरिजन टू नॉन कंडक्टिंग शीट, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और कंडक्टिंग की क्या होती है सिग्मा अपॉन जो है एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो आधा है, ये क्या है आधी वैल्यू है, और ये क्या है इसका ये 2 गुना है इसका। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं कि जो नॉन कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंडक्टिंग शीट की हाफ होती है, यानी कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुनी होती है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, एक नॉन कंडक्टिंग शीट यानी जो अचालक शीट होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर नॉन लिख दिया, नॉन कंडक्टिंग का मतलब जो अचालक है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन शीट, जो कंडक्शन शीट होती है उसको हमने ECON ई कंडक्शन से लिखा हुआ और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने देखा है। तो हम देखेंगे कि इनका क्या रेशियो होता है आपस में या क्या रिलेशन होता है। तो इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, 1 इज डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं ई नॉन कंडक्टिंग शीट अपॉन ई कंडक्टिंग शीट इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये सिग्मा से सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ई नॉन कंडक्टिंग अपॉन ई कंडक्टिंग शीट इज इक्वल टू 1/2 बचेगा। तो यहाँ से हम ई कंडक्टिंग अगर निकालेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा इधर लिख लेते हैं, यहाँ से ई अगर हम कंडक्टिंग निकालेंगे तो वो हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू ई नॉन कंडक्टिंग शीट। तो यहाँ से क्लियर है कि जो नॉन कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हाफ होती है, या हम इसी को ऐसे कह सकते हैं कंडक्टिंग शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन कंडक्टिंग की 2 गुनी होती है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहे, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो जाए जिन बच्चों को थोड़ा सा कोचिंग अफोर्ड करने में फाइनेंशियल दिक्कत है। ठीक, धन्यवाद।